हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ज्योग्राफी से जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है, जहाँ तक मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स में आप 10 साल के पीवाईक्यू देखोगे ना, तो एनसीईआरटी से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखे हैं पीवाईक्यू। और ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी के ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आपका एनसीईआरटी से जैसे आप 10th 11th और 12th वाली बुक देखोगे तो आपका बेसिक बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो भी जैसे डाउट हो तो उसको आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा ज्योग्राफी, जैसे कोई रिवर है तो उसको गूगल कर सकते हो, देख सकते हो, तो उससे आपका जो एक कैप्चर पकड़ने का जो होगा ना माइंड, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस तरीके से किया है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में गूगल मैप को ज़्यादा यूज़ किया है, नोट्स को देखा है। जैसे कोई रिवर सर्च करनी है तो उसको मैंने सबसे पहले गूगल पे सर्च किया है, फिर ऐसे मतलब माइंड में ऐसे जैसे कुछ जैसे टूर जाते हैं ना, कैसे देखते हैं, इस तरीके से देखोगे। अच्छा, हम फ्यूचर में वहाँ इस देश में जाएंगे, उस रिवर को देखेंगे, तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उनमें से क्वेश्चन 2023 में किस तरीके से आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, झेलम रिवर वाला। ठीक है, झेलम रिवर है वो वुलर झील से होकर बहती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और ये एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन, ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए गहरे तंग और गहरे माखन से गुजरती है। इसका मतलब वुलर झील से होकर बहती है। ठीक है, अब और दूसरा जो ये वाला है, तो कृष्णा नदी सीधी कोल्लूरू झील का भरण करती है। इस रिवर को मैंने इस कोल्लूरू झील को मैंने किस तरीके से किया, वैसे मेरे नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था लास्ट टाइम। और ये मैंने गूगल मैप से किया था। मैंने कोल्लूरू झील को सर्च किया, उसके बाद फिर मैंने मैपिंग देखा, उसके बाद रिवर्स देखी, उनके बाद कौन कौन से स्टेट में है, किस तरीके से, तो वो देखे, तो उससे मेरा ये गूगल मैप से हो गया। ठीक है, और ये वाला है जो देख सकते हो गंडक नदी का जो है वो, ये आपने न्यूज़ में सुना होगा आई थिंक। लास्ट टाइम ये कांवर झील है जो बिहार में आई थिंक, तो वो न्यूज़ में थी। तो इससे मेरा माइंड में ये हो गया था कि हाँ, ये मुझे गंडक रिवर पे है, किस नदी पे, ये मैंने थोड़ा न्यूज़ में देखा था, तो मुझे थोड़ा कैप्चर हो गया था मेरे इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब है ज्योग्राफी में थोड़े करंट है, तो करंट के अकॉर्डिंग फिर आपको उनको मतलब उनका पूरा जैसे कोई रिवर करंट पे है, ठीक है, करंट में चल रही है, तो उनको पूरी भौगोलिक है उनका, वो सर्च कर लो आप गूगल मैप से। ठीक है, या किसी बुक में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये देख सकते हो, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कटहल, महुआ और सागौन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 6th-7th क्लास वाले भी स्टूडेंट कर सकते थे। और इसमें से कितने पर्णपाती वृक्ष है, ये है 11th क्लास की बुक है, 5 नंबर यूनिट है, आप देख सकते हो। इसमें आर्द्र पर्णपाती और एक है शुष्क पर्णपाती। ठीक है, इनमें से दोनों का वर्णन कर रखा है। मैंने ये दो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं बुक के। इसमें से आप देख सकते हो, एक है सागवान और एक है महुआ, ये आप देख सकते हो। दोनों ही मतलब इसी बुक से आ रखे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही इजी से आपका आंसर निकल सकता है। अगर आप एनसीईआरटी सही ढंग से रीड करते हो थोड़ा, तो बहुत ही आपका आसानी से आंसर निकल सकता है। जैसे ये आप देख सकते हो, सागवान और ये महुआ, और यही यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ रखा था, महुआ और सागवान, इसमें से 2 राइट थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और शाहदी सरणियों के संगम पर है। ठीक है, अब आपको थोड़ा भी अगर पता होता, अमरकंटक एमपी में है और शाहदी थोड़ा साउथ में है, तो ये थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाते, अगर आपने मैप एनसीईआरटी में या गूगल मैप कर रखा होता, तो आपका बहुत ही आसानी से ये आंसर निकल सकता था। ठीक है, और दूसरा है बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग है। आपने एमपी का आप देखा होगा और ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बिलीरंगन सतपुड़ा के आसपास तो नहीं है, इतना आपको कंफर्म होगा, या आपने गूगल मैप देखा होगा, ये साउथ में है। ठीक है, आप इस तरह पे यहाँ पे आसपास देख सकते हो। और शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आई थिंक आ रखा है, पीवाईक्यू में आप देखोगे तो ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में नहीं कि पूर्वी घाट में। ठीक है, तो इस तरीके से यूपी फैक्ट थोड़ा सेंस करती रहती है। जैसे इसमें पश्चिमी घाट की जगह, पूर्वी घाट की जगह पश्चिमी घाट लिख दिया है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी अगर सही ढंग से रीड करते हैं, जैसे ये देख सकते हो, विंध्य सतपुड़ा आपको देख रखी है, यहीं अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, और ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, और ये पूर्वी घाट वाला एरिया है, और ये शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे। ठीक है, जैसे नल्लामल्ला पहाड़ियाँ इसमें दे रखा होगा आई थिंक। तो इस तरीके से आपको मैपिंग को सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये,
मैंने देखते ही पहले जैसे ये अमरकंटक पहाड़ी और विंध्य और शादी को देखते ही मैंने उनको मुझे डाउट हो गया था, मतलब ये बहुत ही दूर है, ठीक है। और बिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सतपुड़ा को बहुत ही अच्छे ढंग से गूगल पे कर रखा है, कभी यहाँ नहीं आए। ये साउथ में मैंने इनको कभी रीड किया था, मुझे कंफर्म नहीं था बट साउथ में मैंने पढ़ा था, तो इसको मैंने ऑप्शन को ही सीधा गलत कर दिया था, ठीक है। और जो ये शेषलम पहाड़ियाँ ये मैंने PYQ के अकॉर्डिंग देखा था, तो इससे मेरा बहुत ही आसानी से ये सही हो गया। अब शेषलम का सीधा ही मुझे इतना पता था ये पूर्वी घाट में है, तो सीधा ही मैंने इसको डिलीट मार दिया, तो क्योंकि मुझे पता था ये पूर्वी घाट में। तो इस तरीके से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है और ये 12th वाली जो बुक है उसमें से आप देख सकते हो। जैसे और ये आई थिंक CAPF 2012 में ऐसा कुछ क्वेश्चन में ये रिपीट हो रखा है, ठीक है। इसमें से आपको ये देखो विशाखापट्टनम पोर्ट ऑप्शन दे रखा है, सॉरी सामने दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा आदान पतन या कंटेनर पोर्ट, ठीक है। और अब आप 12th वाली बुक में देखोगे ना, उसमें देख रखा है, ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक है। और ये है भारत का सबसे विशालतम कंटेनर पतन। इसका मतलब ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर आप ये आंध्र प्रदेश में कौन सा है, वो है भू आबद्ध पतन है। अगर यहाँ विशाखापट्टनम के सामने ये आता ना एक भू आबद्ध पतन, तो ये राइट होता, क्योंकि इन्होंने देखो ऑप्शन को सेंस कर रखा है, आप देख सकते हो। ये विशाखापट्टनम में है, वो है एक भू आबद्ध पतन है, और जो जवाहरलाल नेहरू है वो है एक भारत का विशालतम कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े देख सकते हो। अब इन दोनों में, और आई थिंक ये वाला न्यूज़ में चल रहा था, मुद्रा वाला पोर्ट में न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। बट ये मेरा क्वेश्चन मतलब इस तरीके से सही हुआ क्योंकि मुझे ये थर्ड वाला मुझे पूरा कंफर्म था, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने न्यूज़ के अकॉर्डिंग जैसे मुझे वहाँ पे माइंड लगाया, तो मेरा ऑप्शन सही हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये वाला है जो 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत की कनेक्टिविटी योजना परियोजना के ऊपर अपने को देखना है। इसमें से बता रखा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ से सूरत को जोड़ता है। आई थिंक मैंने ये, मुझे जहाँ तक कंफर्म है, मैं या 6th-7th क्लास में था तभी से मुझे ये याद था। जैसे वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र में, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कौन कौन सा है, ये मुझे 6th-7th क्लास में सर ने पढ़ाया था, उस टाइम से याद है। और इसके बाद ये 12th वाली बुक में भी दे रखा है। अब इसमें से आप देखना, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला बता रखा है, इसमें से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियां बता रखा है। इसमें से पूछा है पूर्व और पश्चिम। आप ये देखोगे जो पॉइंट बता रखा है, पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर, यानी असम का सिलचर पॉइंट और गुजरात का पोरबंदर पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सीधा ही गलत हो गया, डिब्रूगढ़ और सूरत को बता रखा है। बहुत ही ईजी है, क्या पता नेक्स्ट ईयर कभी पूछ ले उत्तर से दक्षिण तक। तो ये भी आप देख सकते हो। इसमें से ये वाला यहाँ लिख रखा होगा, उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, सॉरी एक मिनट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार का आर्थिक गलियारा जो है, ये कॉरिडोर है, ये बहुत ही इजी था अगर आपने थोड़ा भी करंट का देखा होगा। क्योंकि ये देखो ज्योग्राफी में अब की बार जो 2023 के जो क्वेश्चन आए वो करंट के रिलेटेड आए, मतलब उन्होंने क्या किया है, करंट में कोई चल रहा है तो उनको फैक्ट दे दिया, या मतलब एकदम ज्योग्राफी से कहीं से बेसिक चीज़ें वहाँ से पूछ ली है, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीसी पूछती है। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी करंट में चल रहा है तो उनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए, और अपने को लगता है कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बट नहीं, वो करंट का एक उनका जो जुड़ाव है ना वो रहता है। जैसे ये भी, अब ये करंट का क्वेश्चन है, आप देखोगे ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक की वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित में से कौन सा सही है, राइट पूछा है, ठीक है। अगर मेरा एक आपने वीडियो देखा होगा, जो सिंगल वाले जो ऑप्शन है उनको अगर आपने देखा होगा, तो जैसे मैंने बोला था कई वर्ड सेम आते हैं ना, अगर कोई वर्ड सेम आ जाए जो दो ऑप्शन में, तो उन्हीं में से आंसर होगा। जैसे आप देख सकते हो अवरक्त तरंगे और अवरक्त तरंगे, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। और वैसे भी इन दोनों में फैक्ट दे रखा है, जो डाटा दे रखा है, डाटा वैसे ही यूपीएससी गलत देती है, तो इनको सीधा ही आप डिलीट मार सकते थे, ठीक है। अब इन दोनों में से आपका आंसर है, ये है 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें से बता रखा है 9th चैप्टर है, सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन का तापमान। उसमें से आप पॉइंट देखोगे तो ये आप देखना, सौरमंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन और अन्य किरण अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है
और इसमें से आप देख सकते हो जलवाष्प को वृहद रूप से अवशोषित होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ते हो ज्योग्राफी को, या आप किसी भी तरीके से आपका आंसर निकलना चाहिए, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। मतलब अगर इस बुक को आपने रीड किया है, या आपको वीडियो कहीं से गूगल से किसी तरीके से इस बुक को आपने इस टॉपिक को समझा है, तो आपका ये बहुत ही आसानी से आंसर निकल सकता था। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट पे है, ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन है भारत के तटीय क्षेत्रों में जो ये एक है इल्मेनाइट और एक है रूटाइल, ये किसके लिए समृद्ध स्रोत है। बहुत ही ये एक तरह से टफ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बट ये आप देखोगे 10th वाली जो बुक है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। जो मैंने थोड़ा, क्योंकि पीवाई के कोडिंग एल्यूमिनियम का मान लिया था, बट थोड़ा तटीय वाला थोड़ा माइंड में बाद में आया, क्योंकि तटीय क्षेत्र को देखते ही फिर उसके बाद में माइंड में आया, बट पहले ही मैंने टिक कर लिया था और ओमार शीट में भी फिल कर दिया था। ये आप देख सकते हो, ये 10th क्लास की 5 नंबर यूनिट है, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। उसमें से आप देखना, ये एक दे रखा है, इधर साइड में एक पॉइंट दे रखा है, आप देखो। जैसे इसमें मैं यहाँ आगे से ही पढ़ता हूँ। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है, आगे देता है, अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड में सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल और इल्मेनाइट जो इसमें से दे रखा है, आप देख सकते हो ये वाले। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार ये इनको पूरा डिलीट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रूटाइल और इल्मेनाइट, ये यहीं से दे रखे हैं। अब इसमें से आप देखो पीछे लास्ट में देखना क्या बता रखा है इन बुक्स में। एनेटाइट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं, जो कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश और पेस्ट पर ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। आप ये बताइए ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। इसका मतलब आपको ये होमवर्क दिया था। अगर आप इस बुक को रीड करते तो उस टाइम इनको गूगल करते ना, तो आपका आंसर बहुत ही ईजी से सही हो जाता था। अब मतलब देखो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है आपको। अब अपने को ये एक तरह से होमवर्क दिया है। अगर आपने ये इस तरीके से बुक को आपने अगर रीड किया है अपन ने, और अपन ऐसे ही सीधे चले गए, अपन ने ये नहीं किया कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, तो आपका एक और आ रखा था, आई थिंक 16 या 17 में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, वो साउथ का था वो भी। तो इस तरीके से वो किस स्टेट में, आप बताइए किस स्टेट में है, और वही यूपीएससी प्रीलिम्स में 2016 या 17 में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप अब देख सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी था, बट इसको टफ मान सकते हैं, क्योंकि इस बुक में तो ऐसे नहीं लिख रखा है, अपनों को ही बताना था। और अपन तो वैसे हम गूगल क्यों करेंगे ऑब्वियसली। अगर अपने को किस तरीके से अब रीड करना है ये एनसीईआरटी, इससे आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाता है। रूटाइल और इल्मेनाइट आपको देखना था, टाइटेनियम ऑक्साइड आप देख सकते थे। अब अपने को सीधा ये रूटाइल एल्मेनाइट अगर आप गूगल सर्च करते तो अपने को स्टेट या कुछ भी थोड़ा भी पता होता, और तो अपन देख सकते थे। ठीक है, और ये बताइए कहाँ खनिज पाया जाता था, और ये टाइटेनियम ऑक्साइड इससे थोड़ा, अब ये थोड़ा क्वेश्चन टफ मान सकते हैं, बट अगर ज्योग्राफी को एनसीईआरटी से अपन सही ढंग से रीड करते ना, तो आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल सकता था। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 वाले में क्वेश्चन देखना, 21 वाले में देखना और 20 में देखना। यूपीएससी में विशेष तौर पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन 90% एनसीईआरटी से आ रखे हैं। पीवाईक्यू आप लास्ट 3 सालों के बता रहा हूँ मैं, और आगे बहुत सारे हैं, 16, 17, 15 में देखोगे तो भी उनमें से आपको आंसर मिल जाएगी एनसीईआरटी से। बट मैं आप 3 सालों के, अगर आप अभी जो ये मैंने पीडीएफ बताई है, इस तरीके से आप फिर 2022, 21 और 20 वाले क्वेश्चन में भी देखना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो इसका मतलब मैं जब भी एनसीईआरटी को मैं और कोई फॉलो नहीं करता हूँ। एनसीईआरटी के अलावा मैं गूगल मैप को ज्योग्राफी में यूज करता हूँ, और कोई मैं बुक नहीं रीड करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके आंसर निकल सकते हैं। अगर आप गूगल मैप को सही ढंग से पढ़ोगे, या गवर्नमेंट की वेबसाइट, ज्योग्राफी की बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनसे पढ़ोगे तो आपके आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, जैसे आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कौन सी बुक पढ़े, अगर आप थोड़ा और गहराई में पढ़ना चाहते हो तो 6 से 12 तक पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, 6 से 12 से पढ़ सकते हो। बट मैं मानूँ थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज है तो आप 10th, 11th और 12th वाली बुक पढ़ सकते हो। विशेष तौर पे 11th वाली बुक पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 11th वाली दोनों ही बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स आप 2011 से लेकर 12, 13, 14 हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन 2013 में भी आ रखा है, वही रिपीट 2021 में भी हो रखा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी होते हैं, उसके आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी बहुत ही आसानी से सही ढंग से रीड करना है। ठीक है, और थोड़ा गूगल का सहारा लेना है,
तो इससे आपका थोड़ा बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा मैपिंग का ध्यान रखना, आप मैप बनाओ किस साइड में है, थोड़ा थोड़ा मैपिंग का जो आपको डाउट लगे उस मैप को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी करंट में चल रहा है, जिस करंट में, जैसे वो वर्ल्ड हिस्ट्री में यूक्रेन वाला आया था, वो करंट में चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रिवर देख लो, यूक्रेन की रिवर देखो। उसके बाद फिर रसिया की, उसके आसपास कौन सा सागर है, कौन सा पर्वत है, कौन सी मतलब और जो भी उसके आसपास कौन सी कंट्री है। तो मुझे लगा था जैसे रिवर का पूछेंगे यूक्रेन का, मुझे ऐसा लगा था, बट उन्होंने पूछा कंट्री का, वो भी बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अभी जो भी जैसे इजराइल वाला और अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इजराइल को देखना है, उसकी राजधानी क्या है, उसके पर्वत कौन से, उसके आसपास एरिया कौन सा है, सागर कौन सा है, कौन सी रिवर निकलती है, इस तरीके से देखना है। क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से नहीं पूछी कि रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, सबको पता है। आपको क्या करना है, उसका ज्योग्राफी देखना है, ठीक है, जो भौगोलिक वितरण है ना उनका देखना है। किसी भी देश का जो भी न्यूज़ में चल रहा हो ना, जैसे कोई रिवर भी चल रही है तो उनके आसपास जो भी रिवर है उसके देश में कौन सी रिवर है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी, इस तरीके से अपने को देखना है। क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री में भी इस तरीके से पूछता है, ज्योग्राफी में इस तरीके से पूछ रहा है, पॉलिटी में इस तरीके से पूछ रहा है, तो थोड़ा करंट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा जुड़ाव कर लेते हैं, मतलब एक तरह से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट और वीडियो लेकर आऊँगा, जो भी एनसीईआरटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी वो लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।